नाजरीन आदाब। कारवानी शऊर की आज की किस्त में आप सबका खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है। मैं आपको खुशामदीद कहते हुए आपसे एक बार फिर ये अर्ज़ करूँगा कि ये सिलसिला शऊर है, काफ़िला शऊर है, जिसने आदमी को आदमी से इंसान बनाया, हैवानों से मुतमय्यज़ किया, कितना सफ़र कराया, सितारों पे इसने कमंद फेंकी, इसने सैयारों की सैर की, इसने समंदरों को चीरा, इसने पहाड़ों से लाल दरियाफ़्त कर लिए। ये सब शऊर की करामतें हैं। अल्लाह करे कि ये सिलसिला शऊर हमेशा कायम रहे और हमें आगे लेता जाए। आज की इस किस्म में मेरे साथ जो मेज़बानी फरमाएंगी वह हैं डॉक्टर नुसरत साहिबा, और आज के मेहमान जो हैं वो हैं बेताब साहब जो यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ बैठे हैं, उनका सुकून और आराम देखकर ये दिल चाह रहा है प्रतिपाल सिंह जी कि मैं आपसे पहला सवाल यही करूं कि आपके तखल्लुस में ये बेताबी कहाँ से आई, या ये कि सुकून के पीछे ये बेताबियाँ कहाँ छिपी हुई हैं। बहरहाल जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है मेरे तखल्लुस का जी, तो मुझे अपना एक शेर ही याद आ रहा है इस वक्त कि हमको खामोश न जानो साहिब, अंदर एक शोर बपा रहता है। वाह वाह वाह, हमको खामोश न जानो साहिब, अंदर एक शोर बपा रहता है। जैसा कि आपने फरमाया, मेरा ताल्लुक पुंछ के उस इलाके से है जो एक्चुअली जो हमारे उस तरफ का कश्मीर और इस तरफ का कश्मीर, उसकी जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है उसी पे मेरा गांव है। और जिस इलाके से आजकल ट्रक्स और बसेज इधर से उधर जाती हैं सामान लेके और सामान लेकर आते हैं, चक्कांदा बाग जिसको बोला जाता है, बस वहीं से हमारा गांव एन एक्चुअल कंट्रोल लाइन के साथ 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 शुरू हो जाता है और पीछे तक जाता है। बीच में साहिबा मैं आपको एक बात इनके बारे में ये भी बताऊं कि पुंछ जो है वहाँ कई ज़बानें बोली जाती हैं, कश्मीरी, डोगरी, गोजरी, पहाड़ी, लेकिन इनकी मादरी ज़बान जो है वो पंजाबी कही है उसे या पहाड़ी कही है, वो है पंजाबी क्या है और पहाड़ी वहाँ क्या है कि एक्चुअली जो ये एक इलाका है पुंछ का इलाका, वो कश्मीर में जो उड़ी और करनाल के इलाके हैं वो पिछली तरफ मुजफ्फराबाद रह गए, और जो पाकिस्तान में जो रावलपिंडी का इलाका है ये दरअसल इस पूरे इलाके की एक जुबान है जिसको पाकिस्तान में पोठोहारी कहा जाता है। एक्चुअली ये जुबान पोठोहारी है जो पंजाबी का एक डायलेक्ट है जिसको हमारे पंजाब में लैंदी पंजाबी भी कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में कुछ सिलसिला ऐसा हो गया कि हम इसको हमारे यहाँ पहाड़ी जुबान इसको कहा जाता है, वो एक डायलेक्ट ही है। कुछ लोग पहाड़ी कहते हैं, कुछ पंजाबी कहते हैं, पंजाबी भी कहते हैं। उर्दू का इन दोनों जबानों से ऐसा ताल्लुक है, बिल्कुल है कि अलग नहीं किया जा सकता। शायरी उर्दू में भी करते हैं, शायरी उर्दू ही में करते का हैं ये सिलसिला, क्योंकि हमारा ताल्लुक पुंछ से रहा जी, और पुंछ का जो माहौल है उसमें बहुत अरसा पहले से, जब कृष्णचंद्र का ज़माना था, वो छोटे थे, शायद 1916 के करीब वो पुंछ में आए थे जब 5 साल के थे। उनके बाप वहाँ डॉक्टर थे पुंछ में, तो वो राजा के डॉक्टर थे, जागीर थी वो एक। तो उस ज़माने से बाद में ठाकुर पुंछी जो पुंछ के ही हुए, चिराग हसन हसरत पुंछ शहर के रहने वाले थे, बाद में लाहौर चले गए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी उन लोगों के वहाँ रहने का जो आज भी असर है उनका, वो आज भी वहाँ के माहौल में, हवा में, फ़ज़ा में, और पुंछ में कोई आदमी उर्दू अदब से, उर्दू शेर व अदब से अलग नहीं रह सकता। वहाँ कोई हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, सभी लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन पुंछ के इलाके की लिंगुआ फ्रांका उर्दू कही जाती है। बेशक वहाँ के लोग उर्दू शायरी से अलग नहीं रह सकते, लेकिन आपके ताल्लुक़ से जब बात मैं करूँ तो ये कि आपने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया, आपने कानून की डिग्री ली, फिर कैस का में दाखिला लिया, फिर सर्विसेज में आप गए,
और उसके बाद आप उर्दू शायरी की तरफ भी आपकी तवज्जो रही, तो आप शायरी की तरफ कब और कैसे आए? असल में कैसा है, ये है कि ये जो एमए सियासियात या एलएलबी ये तो बाद की बात है जी जी तो उर्दू शायरी की शायरी तरफ पहले तो शुरू- मेरा पहले रुझान शुरू जो की। है जी। वो जब मैं 10वीं जमात में पढ़ता था, बल्कि तकरीबन 10वीं का इम्तिहान दिया था, जी तो करीब करीब उसी ज़माने में मैंने गज़ल और नज़म दोनों, जी दोनों लिखे। ख़ास बात ये है कि मैंने शुरू में, मैं हालांकि गज़ल भी कहता हूँ, जी मेरी जैसे मजमूए आपने जी। देखे होंगे, जी जी गज़ल भी है, नज़म भी है, जी, जी। लेकिन शुरू से जब मैं 10वीं जमात में था उस ज़माने से नज़्म मुर्रा और नसरी नज़म भी जी गज़ल के साथ साथ मैंने कहना शुरू कर दी। ये एजुकेशन तो तालीम साथ में चलती रही आपने और शायरी एमए में- बाद में की, एलएलबी बाद में किया, लेकिन शायरी का सिलसिला लेकिन कहना ये बहुत चाहिए पहले कि- से शुरू हो गया। कहना ये चाहिए कि यानी कानून और सियासियात इन्होंने आपकी शायरी में कोई खलल अंदाजी नहीं की। जो तालीम होती है, जी। चाहे वो कानून की हो, हाँ, किसी चाहे की- सियासियात की हो, समाजियात की हो, तालीम किसी न किसी तरह आदमी के शऊर में, हाँ, जी शायरी तो शऊर ही जी, है जी। ना, तो उस मैं तो कहूँगा कि शायर उसमें को कहते हैं ये इजाफा साहिब शऊर, इजाफा ही साहिब करती नहीं, है। उस सियासत का आपकी शायरी में कुछ अमल दखल है? सियासियात असल में क्या है कि इसमें बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जी तो कहीं ना कहीं वो जो तालीम है, वो जो इल्म है, वो शायरी में कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में बेसिकली पॉलिटिकल हाँ, साइंस भी है, वो ऑब्जर्वेशन बिल का वास्ता ना हो तो बिला वास्ता कहीं ना कहीं जरूर चले। और फिर आपने शायरी में किसी से इस्लाह ली या फिर अपनी ही शायरी आपकी आगे बढ़ती रही? इस्लाह शुरू में जो पंजाब के जो उस्ताद थे हमारे जोश मलसियानी साहब, जोश मलसियानी। उनके पास मुझे जम्मू के दो उस्ताद ही थे, महकश कश्मीरी साहब और महकश लाला कश्मीरी, मनोहर लाल हाँ, दिल, जी, जी। इन लोगों ने उनके पास वो मुझे रेडियो पेश से किया वा- था, रेडियो हाँ, से वाबस्ता रहे मुझे महकश उनके हवाले किया, लेकिन उन्होंने आगे मुझे, उनके शागिर्द थे उस वक्त, उनकी उम्र काफ़ी थी जोश हाँ, साहब जोश की, साहब की। तो उन्होंने मुझे साहिर सियालकोटी उनके एक शागिर्द थे, साहिर बल्कि सियालकोटी। जानशीन थे, तो 5-7 साल में उनसे ये इस्लाह साहिर भी लेता कई रहा। रहे हैं, साहिर रोदियानवी, साहिर होशियारपुरी, हाँ, साहिर साहिर सियालकोटी। ये साहिर साहिर सियालकोटी थे, सियालकोटी। उनके जानशीन थे जो साहब के। जी 5-7 साल तक मैं उनसे इस्लाह लेता रहा, लेकिन फिर मेरा थोड़ा सा जदीदियत तो मैं नहीं कहूँगा, नई शायरी की तरफ रुझान था। जी मैं स्ट्रिक्टली जदीदियत या माबैद जदीदियत की बात नहीं करता, हमारी शायरी का सिलसिला थोड़ा नई शायरी का, नई हिस्सियत की बात थी। जी तो बाद में ज़्यादा देर मेरा वो उस स्कूल के साथ जो मेरी इस्लाह का सिलसिला बहुत लंबा नहीं चल सका, जी। लेकिन बहरहाल 5-7 साल तक मैं उनसे इस्लाह लेता रहा, और शेर के क्लासिकियत जो है गज़ल जी, की, जी, जी। उसके कुछ निकात उन्होंने मुझे बहुत समझाए, राज समझाए उसके, जी। जो आज भी मेरी मदद कर। जी लेकिन आपका ज़माना जो है वो एक ख़ास तहरीक का ज़माना रहा, तरक्की पसंद तहरीक का। आपने नई शायरी की बात की, जदीदियत की बात की, तो आप उस तहरीक से भी मुतासिर हुए या आपकी इब्तिदाई शायरी जो है वो उससे मुतासिर हुई, और बाद में फिर आपके ख़यालात में जब तब्दीलियाँ आईं तो उसके बाद आपने नई शायरी की तरफ तवज्जो दी और उसके बाद जदीदियत की तरफ आपका रुझान हुआ? अगर मैं अपनी हद तक बात करूं तो क्या होता है कि हमारे ज़माने में, अब तो हम भी इस उम्र की इस हद में हैं कि मैं यही कहूँगा कि हमारे ज़माने में, उस ज़माने में क्या था कि स्टूडेंट्स, तालिब इल्म जो भी थे, वो एक तरह से तरक्की पसंद तहरीक जी। जो थी, उस वक्त नेक्सलिज्म भी था, जी, जी। कम्युनिस्ट पार्टीज़ का भी थोड़ा बहुत जोर था, तो हर नौजवान आदमी किसी न किसी तरह से किसी न तरक्की किसी पसंद तहरीक जी, से मुतालिक रहता था। जी। लेकिन जब हमने शायरी शुरू की, उस वक़्त उर्दू अदब में और हिंदुस्तान की बाकी ज़ुबानों के अदब में उसका असर कम हो उसका असर कम हो रहा था, और नया अदब, जी कुछ लोग जदीदियत भी कहते हैं, जदीद की अदब की तहरीक। मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान में तो इसको एक तरह से सोचा जाता है कि गोपाल मित्तल ने तहरीक शुरू की या शमसुर रहमान फारूकी ने शबखून, लेकिन पाकिस्तान में भी साइमल्टेनियसली आप देखिए, नासिर काज़मी की शायरी, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद जब पाकिस्तान बन गया, एक तरफ नासिर काज़मी की बिल्कुल नए अंदाज की नई शायरी सामने आती है, जिसका हिंदुस्तान की किसी तहरीक से ताल्लुक नहीं था, बिल्कुल, और फिर उसके बाद मुनीर नियाज़ी वहाँ जी 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 कितने ताज़ा और नए। मैं ये समझता हूँ कि उसी तरह से हिंदुस्तान में भी बहुत से लोग थे जो किसी तहरीक के साथ वाबस्ता न होकर भी नए अंदाज में सोचते थे,
नई हैसियत जी, थी। जी। और मैं ये जरूर कहूँगा जिंदगी के तकाजे बदलते जा रहे थे, नई तहजीब हमारे वजूद में आ रही थी। मंजर आम जी। तक आते आते ये हुआ ज़रूर कि वो जदीदियत जिसको या नई हैसियत कहते थे, उसके साथ किसी हद तक असरी हैसियत भी जी। उसके साथ शामिल होने लगी। जी नुसरत साहिबा, एक बात है कि इससे पहले कि हम क्लासिकियत से जी ज़्यादा दूर चले जाएं, क्योंकि ये सफ़र जो शऊर का इनका है और हम सब का है, इस वक्त की गुफ्तगू का जो सफ़र है, और आगे बढ़ने से पहले हम उस क्लासिकियत का सहारा लेके मोमिन की एक गज़ल नाजरीन को सुनाएं, ताकि वो एक वो माहौल बने, फिर उससे वो डिपार्चर जो है वो डिपार्चर थोड़ा ज़्यादा वाज़ह हो जाए। ज़रूर। नाजरीन आप भी मुलाहज़ा फरमाएं, हम भी समाअत करेंगे। ये हालत है तो क्या हासिल बयां से, ये हालत है तो क्या हासिल बयां से, कहूँ कुछ और कुछ निकले जुबां से, ये हालत है तो क्या हासिल बयां से। निकले जुबां से, ये हालत है तो क्या हासिल बयां से। निकले जुबां से, ये हालत है तो क्या हासिल बयां से।
आप गज़ल भी कहते हैं और नज़म भी कहते हैं, दोनों के मिजाज में बड़ा फ़र्क होता है। देखिए गज़ल जो है उसमें बेताबी है, क्योंकि हर कदम पे आप बदल जाते हैं। नज़म में ठहराव है, एक यानी पैगाम है, एक थीम है। आप अपने आप को कहाँ फ्री फील करते हैं, गज़ल कहते हो या नज़म कहते हो? मैं तो शायद कहीं जिक्र भी किया इस बात का कि मैंने जब आगाज़ किया था शायरी का, जब मैं छोटा था, 10वीं 11वीं जमात में था, तो कुछ एक कुदरती सिलसिला था कि मेरा जो आगाज़ ही था गज़ल और नज़म दोनों असनाफ में था। वरना पहले लोग गज़ल कहते हैं, उसके बाद शुरू में मैंने नज़्म मोहरा के साथ नजरी नज़म भी कही और फिर गज़ल भी। हालांकि रिवाज इनका बाद में हुआ, लेकिन मेरे यहाँ ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहीं। लेकिन अमूमन लोग जो हैं वो गज़ल पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं उसकी मकबूलियत की बिना पर, कि अगर गज़ल कहेंगे तो गज़ल कहने में ज़्यादा जल्दी शोहरत मिलेगी। लेकिन आपने नज़्म की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी, और फिर आज भी लेकिन हम देखें तो गज़ल और नज़्म में नज़्म का को वो मकबूलियत हासिल नहीं है साहब जो गज़ल को है। ऐसी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनमें अब्दुल अहद साज हैं, बहुत मतलब, और बहुत आलम खुर्शीद, कुछ लोग हैं जिन लोगों ने, हम लोगों ने 1970 के आसपास लिखना शुरू किया था। और हमारी खासियत ये थी कि हम लोगों ने, हालांकि हमसे पहले वाले जदीद शायर मुशायरे में नज़म पढ़ने की जरूरत नहीं करते थे, लेकिन हम लोगों ने मुशायरे में नज़म पढ़ने की रिवायत शुरू की थी। और शुरू से हम अगर गज़ल भी पढ़ते रहे मुशायरे में, तो साथ में हम नज़म भी सुनाते रहे। और किसी हद तक नज़म को अवाम में भी पॉपुलर करने में हम लोगों ने काफ़ी रोल अदा किया। हाँ, और इसी तरह किरतास पे भी, किताब में भी हमने नज़म को कभी, बल्कि मुझे तो ये उर्दू अदब में ये शिकवा रहा हमेशा, हालांकि मैं खुद गज़ल गो हूँ, गज़ल कहता हूँ, लेकिन एक तरह से मेरे अंदर ये एक शिकवा जैसा रहता है कि उर्दू में गज़ल के जादू ने, गज़ल के तिलिस्म ने नज़म की किसी भी सिन्फ को उभरने नहीं दिया, पनपने नहीं दिया। नुसरत साहिबा, आप क्या सोचती हैं कि इनसे हमें इनकी गज़ल सुनना चाहिए या इनकी नज़्म सुनना चाहिए? नहीं, इनके ताल्लुक से तो इन्हीं से पूछेंगे। नज़्म के एक दो शेर सुना दें और एक गज़ल के एक दो शेर सुना दें और एक नज़्म एक छोटी सी सुना दें तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये 21वीं सदी से कोई भी नज़्म जो इसमें सामने आएगी सुना दूंगा। जी जी। सोच आवारा परिंदे की है मुझ में, जंगली पेड़ों की मुझ में चाशनी है, आसमानी वुसअतें हैं, मौसमों की ताजगी है, वाह। शान से बहते हुए दरियाओं की मुझ में रवानी, शान से बहते हुए दरियाओं की मुझ में रवानी, मैं चरिंदे सब्ज़ाज़ार, मुझको इंसानी लबादा ही अगर मिलना था तो फिर रिश्तों नातों शहरों भीड़ों कायदों से ज़ाबितों से दूर, मैं कहीं खाना बदोशों की सुहानी बस्तियों में पैदा होता। जी जी, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। नहीं, गज़ल के भी चंद शेर, गज़ल के शेर में सुना। क्या पेश करूं? फलक आसार पेश करूं? अच्छा, ये मेरे पास छोटी सी ये है डायरी। इस तरह भटकोगे दर दर कितना, इस तरह भटकोगे दर दर कितना, और रह पाओगे कट कर कितना। वाह, और रह पाओगे। इस तरह भटकोगे दर दर कितना, और रह पाओगे कट कर कितना, इसके पानी की भी हद है आखिर, और फैलेगा समुंदर कितना। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसके पानी की समुंदर कितना, इसके पानी की भी हद है आखिर, और फैलेगा समुंदर कितना, कैसे हम खुद को छुड़ा ले आए, था खतरनाक वो अजदर कितना। वाह वाह वाह, था खतरनाक वो अजगर कितना, कैसे हम खुद को छुड़ा ले आए, था खतरनाक वो अजदर कितना, तेरे नेज़े की बदौलत है दोस्त, देख ऊंचा है मेरा सर कितना। वाह 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 वाह। जिंदगी में तो बहुत छोटा था, जिंदगी में तो बहुत छोटा था, मैं बड़ा हो गया मर कर कितना। हकीकत तो ये है कि शायरी एक ऐसा जादू है जो सर चढ़ के बोलता है। अब ठीक है, कहीं ख्याल दबता है और लफ्ज़ आगे बढ़ता है, लेकिन कहीं ऐसा होता है कि लफ्ज़ ही ख्याल को
पहुंचाने के लिए, ख्याल की तरसील के लिए ऐसा काम करता है जो हर ज़माने में लोग उससे मुतासर होते हैं। जी तो मैं समझता हूँ कि ये जो इनकी गज़ल रही जी और इससे पहले की नज़म जो रही, जी। तो उसने हमारे नाजरीन को भी मुतासर किया होगा। और खुद हम आप तो हैं ही, हम आप तो हैं ही। बेशक, लेकिन हमें लगता है कि हमारी ये गुफ्तगू बहुत खुलकर हुई बेताब साहब आपसे। जी, जी, कई और बातें सामने आई हैं, जी। बहुत से ख़यालात, शायरी के सिलसिले से मुख्तलिफ बातें सामने आईं, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि आपसे मज़ीद गुफ्तगू करें। हम अपने आपका तो शुक्रिया अदा करते ही हैं, लेकिन हम अपने नाजरीन को ये बताएं कि हम आपको बेताब साहब की एक और गज़ल सुनाएंगे, जी। सास के साथ सुनाएंगे। और आपसे इजाज़त लेते हैं बेताब साहब कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत यहाँ शुक्रिया, आए, बहुत बहुत आपने शुक्रिया। हमारा अपना कीमती वक्त हमारे साथ गुजारा। और नाजरीन, आपसे हमारी अगली मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। शुक्रिया। उसका पाना ही जैसे खोना है, उसका पाना ही जैसे खोना है। जिंदगी भी अजब खिलौना है, जिंदगी भी अजब खिलौना है। उसका पाना ही जैसे खोना है। फिक्रमंदी हो चाहे बेफिक्री, फिक्रमंदी हो चाहे बेफिक्री, होके रहता है वो जो होना है, होके रहता है वो जो होना है। जिंदगी भी अजब खिलौना है, उसका पाना ही जैसे होना है। जो किसी को सुना नहीं सकते, जो किसी को सुना नहीं सकते, जो किसी को सुना नहीं सकते, उसी किस्से का सारा रोना है, उसी किस्से का सारा रोना है। जिंदगी भी अजब खिलौना है, जिंदगी भी अजब खिलौना है। उसका पाना ही जैसे खोना है।
अपने जख्मों को है दिले बेताब, अपने जख्मों को है दिले बेताब, अपने ही आंसुओं से धोना है, अपने ही आंसुओं से धोना है। जिंदगी भी अजब खिलौना है, जिंदगी भी अजब खिलौना है, उसका पाना ही जैसे खोना है, उसका पाना ही जैसे खोना है। जिंदगी भी अजब खिलौना है, जिंदगी भी अजब खिलौना है, उसका पाना ही जैसे खोना है। उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है। अपनों के नाम वो कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियां। या मौला ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, त्याग तपस्या दिलों को जीते, इन बातों का अर्थ समझ ले, अर्थ समझ ले। तू है मेरे देश की बेटी, तू है मेरे देश की बेटी, तू है मेरे देश की बेटी। आप कौन है? जी मैं मुकुंद। मुकुंद, ये बोर्ड कैसे फेंका हुआ यहाँ पे? मैनेजमेंट के कहने पर उतारा है। हाँ जी, पैसे के जोर पर क्लब के ये नए बने हुक्मरान मुझे नौकर साबित करने पर तुले हुए हैं। नहीं मानता मैं ऐसे खोखले कायदे कानूनों को। धक्के मार के बाहर निकालो नाम लेता बीच में, जान ले लूंगा तेरी मैं।